नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ दोस्तों हम इस क्लास में उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर, किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। सारणी देखते हैं किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें तो खेल से दोस्तों 7 क्वेश्चन हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 6 क्वेश्चन हैं। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक से 4 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। योजना से 4 क्वेश्चन हैं और लास्ट में विविध से 9 क्वेश्चन हैं। टोटल है 35। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का आज का। हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है, अपना खुद का रिव्यू देखना है कितने क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं। उसके बाद में आपको वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ऑस्कर पियास्त्री, लैंडो नॉरिस, चार्ल्स लेक्लर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, लैंडो नॉरिस। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। बात करें दोस्तों इसके आयोजन की तो बुडापेस्ट के हंगारोरिंग सर्किट है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। बुडापेस्ट जो है हंगरी देश है, यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोपियन देश है हंगरी। उसकी कैपिटल है, राजधानी है बुडापेस्ट। वहाँ पर हंगारोरिंग सर्किट है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। लैंडो नॉरिस की बात करें दोस्तों तो ये अपने यूके के खिलाड़ी हैं लैंडो नॉरिस। इन्होंने ऑस्कर पियास्त्री जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी, उनको हराकर हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है। अभी जुलाई के माह में ही बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का जो मैच हुआ था उसमें ऑस्कर पियास्त्री विजयी हुए थे और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स ये भी जुलाई में हुआ था, इसमें लैंडो नॉरिस विजयी रहे थे। क्लियर है। तो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है, लैंडो नॉरिस ने। क्लियर। आगे देखते हैं। हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, अली रेजा फिरोजा या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा आप चेक करें, मैग्नस कार्लसन। आयोजन की बात करें दोस्तों तो रियाद सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया था और नॉर्वे के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। उन्होंने फाइनल में अली रेजा फिरोजा जो कि फ्रांस के खिलाड़ी है उनको हराकर, उनको 3-1 से हरा करके जो CWC 2025 के पहले संस्करण का ये मैच था, इसमें ये इनके द्वारा जीत हासिल की गई है। ठीक है। तो पहला शतरंज था ये, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप। इसमें कौन विजय रहे हैं, मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। आगे देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, पाकिस्तान या फिर भारत। तो राइट आंसर क्या होगा, दक्षिणी अफ्रीका। आयोजन की बात करें हम तो बर्मिंघम इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। संस्करण कौन सा था, ये दूसरा संस्करण था। पहले संस्करण की बात करें तो पहले संस्करण में भारत देश विजयी रहा था और ये दूसरा संस्करण था जिसमें फाइनल में साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच ये मैच हुआ था। इसमें साउथ अफ्रीका विजय हुआ था। कुल 6 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। भारत भी सेमीफाइनल में पहुंच गया था, लेकिन भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में पाकिस्तान से होना था। भारत ने खेलने से इनकार कर दिया था क्योंकि जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके विरोध में भारतीय टीम ने खेलने से इनकार कर दिया था, इसलिए पाकिस्तान डायरेक्ट फाइनल में पहुंच गया था। फाइनल में मुकाबला पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था, जिसमें साउथ अफ्रीका विजयी हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में रमेश बूडियाल ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। अब इसके आयोजन की बात करें हम तो आयोजन महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है, वहाँ पर आयोजन किया गया था और भारत में ये पहली बार हुआ है इसका आयोजन। भारत में पहली बार इसका
आयोजन किया गया था एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का। ठीक है, संस्करण की बात करें तो चौथे नंबर का संस्करण था। रमेश बुडियाल जो हैं वो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की ओपन पुरुष श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बुडियाल। ठीक है, तो आयोजन की बात करें तो महाबलीपुरम तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था और भारत में ये जो टूर्नामेंट है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप ये पहली बार आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन है नाओमी ओसाका, बी है कोको गॉफ, सी है विक्टोरिया मंबोका और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? विक्टोरिया मंबोका। आपका ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। 18 वर्ष की खिलाड़ी हैं ये मंबोका, कनाडा की खिलाड़ी हैं और इन्होंने नाओमी ओसाका जो कि जापान की है, 4 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता हैं ये नाओमी ओसाका जापान की, इनको हरा करके कैनेडियन ओपन महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक मेमोरियल मीट में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? गोल्ड मेडल। अन्नू रानी 8वें अंतर्राष्ट्रीय विस्लाव मनियाक जो मेमोरियल टूर्नामेंट था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। बात करें दोस्तों इसके आयोजन की तो कहाँ आयोजन किया गया था? पोलैंड में। यूरोपीय कंट्री है ये पोलैंड, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था जिसमें अन्नू रानी ने 62.59 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता है। और बात करें अन्नू रानी की तो ये एशियन चैंपियन भी है वर्तमान में अन्नू रानी भाला फेंक में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारतीय अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने कितने वर्षों के बाद महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष। भारतीय अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने। ठीक है, तो कितने वर्षों बाद एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया है? 20 वर्षों के बाद। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। भारतीय महिला टीम ने मेजबान म्यांमार क्वालिफाइंग मैच चल रहे थे उनको 1-0 से हराकर थाईलैंड में होने वाले AFC अंडर 20 महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लास्ट बार भारतीय जो महिला अंडर 20 फुटबॉल टीम थी वो 2006 में क्वालिफाई किया था। लगभग 20 साल हो गए। 20 साल बाद भारतीय अंडर 20 महिला फुटबॉल टीम ने जो एशियाई कप होगा महिला एशिया कप अंडर 20 का उसके लिए क्वालिफाई किया है। कहाँ पर होगा ये? थाईलैंड में होगा। कहाँ? थाईलैंड में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चंस के साथ में। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अजय श्रीवास्तव, एस राधा चौहान, डॉक्टर नरेंद्र तिवारी या फिर प्रकाश राज पुरोहित। तो क्षमता निर्माण आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात करें तो एस राधा चौहान जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें दोस्तों एस राधा चौहान जी की तो ये 1988 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की ये सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी कहाँ से? उत्तर प्रदेश कैडर से। जो कि आदिल जैनुल भाई वर्तमान में जो क्षमता निर्माण आयोग था इसके अध्यक्ष थे आदिल जैनुल भाई, उनके स्थान पर अब इनको क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें इसके गठन की दोस्तों तो 1 अप्रैल 2021 को क्षमता निर्माण आयोग का गठन किया गया था। क्या कार्य करते हैं ये? भारतीय सिविल सेवा परिदृश्य में मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करना ही इस क्षमता निर्माण आयोग का मुख्य कार्य है। और अब इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो एस राधा चौहान जी को किया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ की मीडिया एवं मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है गौरव बनर्जी, प्रयाग सामल, अंकित द्विवेदी या फिर शेखर अवस्थी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? गौरव बनर्जी। ए ऑप्शन आपका इसमें
राइट होगा। गौरव बनर्जी की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में ये सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं और अब इनको भारतीय उद्योग परिसंघ की मीडिया एवं मनोरंजन परिषद का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का निधन हो गया है। वे निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे थे? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, बिहार या फिर मेघालय। तो किस राज्य के जो सत्यपाल मलिक साहब हैं ये राज्यपाल नहीं रहे थे? ऑप्शन है, तो राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के राज्यपाल नहीं थे। बाकी तीनों ऑप्शनों में ये जो आपके ऑप्शन हैं इनके राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके थे। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों सत्यपाल मलिक जी की, तो सत्यपाल मलिक जी 1980 से 89 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं ये यूपी से। इसके अलावा 1989 से 91 लोकसभा सांसद अलीगढ़ से सांसद रहे थे लोकसभा के। इसके अलावा 2017 में ये बिहार के राज्यपाल थे, 2018 में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, 2019 में गोवा के राज्यपाल और 2020 में ये मेघालय के राज्यपाल, यानी कि 4 राज्यों के राज्यपाल थे। ऑप्शन के अनुसार जो आपको ऑप्शन मिला है तमिलनाडु, ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम खनिज भंडार खोजा गया है? ऑप्शन है धमंतरी, बी है राजनांदगांव, सी है महासमुंद और डी है सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जहां से निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम खोजा गया है? तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, महासमुंद जिले से ये निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम के खनिज के भंडार खोजे गए हैं। बात करें दोस्तों छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालूकोना जमीनीडीह ब्लॉक में निकेल, कॉपर, प्लेटिनियम समूह तत्व सल्फाइड खनिजीकरण का संभावित भंडार मिला है। तो महासमुंद जिले के भी बात करें तो वहां पर भालूकोना जमीनीडीह ब्लॉक है, वहां पर ये खनिज भंडार मिले हैं और इस खोज से भारत के औद्योगिक और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए अत्यावश्यक रणनीतिक खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने की दिशा में एक ये बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो जिला है महासमुंद, वहां से निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम खनिज के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में कहां देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो घोषणा हो गई है देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ऑप्शन है नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? बेंगलुरु। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। बेंगलुरु में एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें दोस्तों तो बोमासंद्रा, बेंगलुरु में जगह है बोमासंद्रा, वहां पर ये देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जिसकी जो दर्शक क्षमता होगी वो 80,000 होगी। 80,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। बाकी बात करें दोस्तों विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तो कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। कहाँ पड़ता है ये? अहमदाबाद, गुजरात में, जिसकी दर्शक क्षमता जो है वो 1,32,000 है और ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, पटना या फिर जयपुर। तो कहाँ किया है? हैदराबाद में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तो ये वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के ये मंत्री हैं और इनके द्वारा अभी राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2010 में। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और अभी इसका जो
प्रयोगशाला खोला है हैदराबाद में, उसका उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो इसका जो क्षेत्रफल रहने वाला है वो 9300 वर्ग फुट रहने वाला है और इसमें जो लागत है वो 1.85 करोड़ की रहने वाली है। तो हैदराबाद में भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला खोला गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में कहाँ कर्तव्य भवन नामक भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर चेन्नई। तो कर्तव्य भवन जो है वो कहाँ, इमारत जो है उसका उद्घाटन कहाँ किया है, नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर होगा। उद्घाटन की बात की जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन के दौरान मोदी जी ने बोला है कि कर्तव्य भवन विकसित भारत की नीतियों और दिशा का मार्गदर्शन करने वाला है। 7 मंजिला ये इमारत रहने वाली है जिसमें बहुत से डिपार्टमेंट के ऑफिस खुले जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य में स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी अदालत की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम या फिर कर्नाटक। तो नारी अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है, सिक्किम में। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा। अब बात करें दोस्तों सिक्किम की, तो वर्तमान में सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमांग जी हैं। और बात करें दोस्तों सिक्किम की, तो ये जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसकी जो जनसंख्या है वो 6.10 लाख यानी कि 6,10,000 के करीब इसकी जनसंख्या है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसके अलावा बात करें दोस्तों सिक्किम ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तिब्बत जो चाइना का क्षेत्र पड़ता है इसके साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है। इसके अलावा भूटान और नेपाल इन 3 देशों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। बात करें भारत में दोस्तों, तो भारत में सिक्किम एकमात्र जो राज्य है पश्चिम बंगाल उसके साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। यह जो ट्रेन है दोस्तों ये अजनी नागपुर पड़ता है, अजनी से पुणे के बीच जो दूरी है 881 किलोमीटर की है, इसका सफ़र तय करने वाली है और इसकी शुरुआत 11 अगस्त से अजनी से और 12 अगस्त से पुणे से की जा रही है। ठीक है, सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है और ये भारत की सबसे लंबी रूट की वंदे भारत एक्सप्रेस होगी जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, बुक्स के क्वेश्चन है, अभी बुक्स के क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है सुगाता श्रीनिवास राजू, बी है वी.एस. रवि, सी है डॉक्टर जगदीश शुक्ला और डी ऑप्शन है इसने भार्गव। तो द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है, सुगाता श्रीनिवास राजू जी। ठीक है, बात करें दोस्तों द कॉन्शियस नेटवर्क के हिंदी अर्थ की, तो चेतना का नेटवर्क इसका हिंदी अर्थ है। और इस जो पुस्तक है ये पुस्तक 1975 से 77 के दौरान जो आपातकाल लगा था देश में, उस दौरान अमेरिका में युवा भारतीय प्रवासी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए अहिंसक विरोध प्रदर्शन के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, सुगाता श्रीनिवास राजू इसके लेखक हैं द कॉन्शियस नेटवर्क। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है राघव चौहान, बी एस शिवानी मिश्रा, प्रियबंदा जयकुमार और अमन वर्मा। 4 ऑप्शन हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रियबंदा जयकुमार इसके राइट आंसर है। ठीक है,
इस पुस्तक में बात करें दोस्तों तो एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन और समय को जीवंत करने के लिए सूक्ष्म शोध विशद वर्णन का संयोजन किया गया है। ठीक है, यह पुस्तक स्वामीनाथन के मानवता, उनके मूल्यों और भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें दोस्तों तो 1960 से 70 के दशक में हरित क्रांति के भारत में जनक भी माने जाते हैं। 1960 और 70 के दशक के बीच में ये भारत में गेहूं और चावल की उत्तम किस्म इनके द्वारा बनाई गई थी, इसलिए इनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 2024 में इनको भारत का सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है भारत रत्न, उनसे भी इनको सम्मानित किया गया था। किनको? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसके द्वारा व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक पुस्तकें लिखी गई है? ऑप्शन है उमेश ललित, बी है संजीव खन्ना, सी है रंजन गोगोई और डी है डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। ठीक है, तो क्या राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन डी, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। कौन थे ये? भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश। तो ये पुस्तक भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के 25 वर्षों के अनुभव को दर्शाती है, जिसमें जटिल संवैधानिक सिद्धांतों को सामान्य जनता के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया गया है। ठीक है, अभी बात करें दोस्तों वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रामकृष्ण गवई 52 नंबर के। 51 नंबर के कौन थे? संजीव खन्ना जी। ठीक है, तो 50वें नंबर के ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में किसके द्वारा ए ट्रीटिज फॉर द रिमार्केबल रोहित नामक पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन है आर कौशिक, ऋतिका सचदेह, सौरभ तिवारी या फिर अनुराग द्विवेदी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, आर कौशिक जी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और आर कौशिक जी एक वरिष्ठ क्रिकेटर पत्रकार हैं जो भारतीय क्रिकेट पर अपनी दशकों की गहन रिपोर्टिंग के लिए भी जाने जाते हैं। ठीक है, इस पुस्तक में रोहित की क्रिकेट उपलब्धियां, संघर्ष और व्यक्तिगत विकास को दर्शाया गया है। तो इसके लेखक कौन है? आर कौशिक जी। नेक्स्ट बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस की। हाल ही में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC ने किस IIT परिसर में अग्निशोध की स्थापना की है? ऑप्शन है IIT मुंबई, बी है IIT दिल्ली, सी है IIT मद्रास और डी है IIT भोपाल। तो भारतीय सेना द्वारा अभी IIT परिसर कौन सा है? मद्रास में अग्निशोध की स्थापना की गई है। और इसके उद्घाटन की बात करें दोस्तों तो थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। किस उद्देश्य के साथ में ये अग्निशोध की स्थापना की गई है जान लेते हैं। शैक्षणिक अनुसंधान को रक्षा तैयार प्रौद्योगिकियों में बदलना और स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण के दृष्टिकोण के तहत आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो इस उद्देश्य के साथ में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC द्वारा IIT मद्रास में अग्निशोध की स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी कर रहा है? ऑप्शन है चीन, जापान, रूस या फिर अमेरिका। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अमेरिका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रमुख देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम भी जान लेते हैं। चीन की CNSA है, जापान की क्या है स्पेस एजेंसी? जाक्सा है। रूस की बात करें तो रोसकोसमोस है। और अपने देश भारत की क्या है? इसरो है। क्या नाम है? इसरो।
इसरो की स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 की इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर वी नारायण वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। योजना से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में लड़कियों की सहायता के लिए निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? ऑप्शन है कर्नाटक, बी है केरल, सी ऑप्शन है असम और डी है महाराष्ट्र। तो किस राज्य सरकार द्वारा निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है? ऑप्शन सी, असम सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों तो बिरिंची कुमार बरुआ सभागार है, कहाँ पर? गुवाहाटी विश्वविद्यालय में। वहाँ से चीफ मिनिस्टर जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, हेमंत बिस्वा द्वारा। और इसका क्या उद्देश्य है? बेटियों को सशक्त बनाना व ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस योजना के तहत छात्राओं को मासिक वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये निजुत मोइना 2.0 योजना है, ये असम सरकार द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने और जो उनका बीच में स्कूल छोड़ना होता है उसको दर को कम करने के लिए असम सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में भारत सरकार द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 2028, 2030, 2047 या फिर 2034 तक। तो पीएम ई ड्राइव योजना को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है दोस्तों, 2028 तक। पहले ये योजना थी, इसका जो टाइम लाइन था 31 मार्च 2026 तक था, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दिया गया है, यानी कि 2 वर्ष इसको और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है, मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है और ईवी निर्माण परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जिसकी जो समय सीमा है अब वो 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 2028 तक कर दी गई है। पहले क्या था? 31 मार्च 2026 तक इसकी जो तारीख थी वो थी, अब इसको 2 साल और बढ़ा दिया गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना या फिर बिहार। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। शुरुआत की बात करें दोस्तों तो प्रकाशम जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश का, वह उसके पूर्वी विरायपालेम, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और पहले चरण की बात करें तो 46.85 लाख किसानों को 3,175 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसमें जो है 2,000 रुपये केंद्र सरकार के हैं और 5,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। टोटल किसानों को 7,000 रुपये दिए गए हैं, उनमें से 2,000 रुपये जो किसान केंद्र सरकार के सम्मिलित हैं और 5,000 जो रुपये हैं वो राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं 40.85 लाख किसानों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। हाल ही में ब्रिटेन में उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। इस योजना के तहत हर साल उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को यूके के किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से 1 वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, ये जो योजना है दोस्तों, ये भारत रत्न व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की असाधारण उपलब्धियों से प्रेरणा लेकर ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसमें हर साल 5 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को यूके में 1 वर्ष के लिए मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। अभी विविध से हैं सारे क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पश्चिमी रेलवे ने
155 साल पुरानी लाइन पर हेरिटेज ट्रेन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। पश्चिमी रेलवे ने मध्य प्रदेश के पाताल पानी से कालाकुंड लाइन पर, कहां से कहां तक? पाताल पानी से कालाकुंड लाइन पर अपनी 9.5 किलोमीटर हेरिटेज ट्रेन सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। ठीक है, इससे पर्यटकों को प्राकृतिक दृश्यों, झरनों और सुरंगों का आनंद लेने का अवसर मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पाताल पानी से कालाकुंड जो लाइन है उसके बीच 155 साल पुरानी जो ये लाइन है, इसको 9.5 किलोमीटर पड़ता है ये लाइन, इसको हेरिटेज ट्रेन के रूप में फिर से चालू कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2025 में कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? ये ऑप्शन है आपके, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 3.53 करोड़, यानी कि 3,53,00,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है एक मंथ के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छात्र संवाद पहल परीक्षण पे चर्चा एक महीने में सबसे ज़्यादा नागरिक पंजीकरण वाले मंच के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको स्थान मिला है। 3,53,00,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है परीक्षा पे चर्चा संवाद में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में WHO IRCH कार्यशाला की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन है रूस, भारत, चीन या फिर जापान। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी भारत। आयोजन की बात करें दोस्तों, तो आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। किस उद्देश्य से इसको आयोजित किया है? नियामक अभिसरण, गुणवत्ता आश्वासन व स्वास्थ्य देखभाल की पारंपरिक प्रणालियों में हर्बल औषधियों की नैदानिक प्रासंगिकता जैसे प्रमुख पहलों पर इसमें विचार विमर्श किया गया है। और बात करें दोस्तों IRCH की, तो इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथिक, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में इसकी स्थापना की थी। अभी इसकी जो WHO और IRCH की जो संयुक्त बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी और इसका जो आयोजन किया था वो आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा इसको आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन है मोल्दोवा, आर्मेनिया, उरुग्वे या फिर युगांडा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए मोल्दोवा। मोल्दोवा की बात की जाए दोस्तों तो ये यूरोपियन कंट्री है, यूरोप महाद्वीप में है। 1991 में ये सोवियत जो संघ था उससे टूट करके ये अलग देश बना था 1991 में। और इसके अलावा बात के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की तो भारत और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर 2015 में इसकी शुरुआत की थी और गुरुग्राम में इसका मुख्यालय बनाया गया था। और अभी इसका जो नवीनतम सदस्य देश बना है 107वां, वो कौन सा बना है? मोल्दोवा। मोल्दोवा वह देश है जो 1991 में सोवियत संघ से टूटकर ये अलग हुआ था और ये यूरोपीय कंट्री है। ठीक है, यूरोपीय महाद्वीप की कंट्री है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली या फिर पंजाब। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा कौन बनी है? दिल्ली। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली विधानसभा भवन की बात करें तो इसकी छत पर 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना से हर महीने लगभग 15 लाख रुपए और सालाना 1,75,00,000 रुपए की बचत संभव होगी। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? विजेंद्र गुप्ता जी हैं। उनके द्वारा जो ये पैसा बचत होगी इसको राजधानी में विकास परियोजनाओं में उपयोग में लिए जाने वाला है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, हाल ही में किस बैंक ने नए खातेधारकों के लिए मिनिमम बैलेंस लिमिट 50,000 रुपए तय की है?
ऑप्शन है SBI, बी है ICICI, सी है HDFC और डी है BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? ऑप्शन बी ICICI बैंक। ठीक है, अब 1 अगस्त से जो इसमें नए खातेदार हो गए, नए अकाउंट ओपन करवाएंगे, उनको मिनिमम 50,000 रुपये अकाउंट में रखने ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है, रुद्रास्त्र, का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसकी लंबाई पूछी गई है, कितनी है? ऑप्शन है 4.5 किलोमीटर, बी है 5.5 किलोमीटर, सी ऑप्शन में 6.5 किलोमीटर और डी है 7.5 किलोमीटर। एशिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, मालगाड़ी सॉरी, रुद्रास्त्र नाम इसका, रुद्रास्त्र, और इसका अभी ट्रायल किया गया था। इसकी लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 4.5 किलोमीटर लंबी है, देख सकते हैं। ट्रायल रन की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक, यानी कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड का जो स्टेशन पड़ता है गढ़वा, वहाँ तक इसका ट्रायल कंप्लीट हुआ है। कितना है दूरी? 209 किलोमीटर की दूरी है। समय 5 घंटे 10 मिनट इसको समय लगा है। और कुल वेगन यानी कि डिब्बों की संख्या कितनी है? 345। और इसमें इंजनों की संख्या कितनी है? टोटल 7 इंजन लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो 2024-25 में जो निर्यातक राज्य रहा है शीर्ष पर, वो कौन सा रहा है? गुजरात। गुजरात ने वर्ष 2024-25 में 9.83 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ देश के कुल निर्यात का 26.6% का योगदान दिया है। ठीक है, गुजरात द्वारा 9.3 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया गया है और उसमें जो देश के कुल निर्यात है उसमें गुजरात का योगदान 26.6% रहा है और ये पहले नंबर पर रहा है। बात करें दोस्तों, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR शुरू किया है? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बताइए, बिहार, ए। SIR की बात करें दोस्तों तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण इसका फुल फॉर्म होगा और ये बिहार में शुरू किया गया था चुनाव आयोग द्वारा 24 जून 2025 को। किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया था? मतदाता सूची का अद्यतन और त्रुटियों का हटाना है। इसके बाद में इनके द्वारा कार्य किया गया और इसकी जो रिपोर्ट आई वो 1 अगस्त 2025 को आई और उसमें बताया गया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम इसमें से हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो SIR अभी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी चल रहा है क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन भी है तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फुल फॉर्म होगा। हिंदी में बात करें तो विशेष गहन पुनरीक्षण इसका फुल फॉर्म होगा और चुनाव आयोग द्वारा ये शुरू किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।